बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व के हवाले से आज हम बात करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड कर्व है क्या। इसकी डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट समझने में आसानी रहे। एग्रीगेट डिमांड बेसिकली एक्चुअल डिमांड नहीं है, यानी कि वो डिमांड नहीं है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, बल्कि ये वो डिमांड है जिसके बारे में हम प्लान कर रहे होंगे। ठीक है, अपने नेक्स्ट ईयर के लिए, अपने नेक्स्ट टाइम के लिए। इसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, यानी कि ये एक्चुअल डिमांड नहीं है बल्कि ये प्लानिंग, यानी कि वो डिमांड है जिसकी हम विश करते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर ऐसा करेंगे, ये चीज़ें कंज्यूम करेंगे या इतनी कंज्यूम करेंगे। इसका ताल्लुक़ आपकी विश से है, आपकी प्लानिंग से है। आइए नेक्स्ट अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यूज़ ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट गिवन लेवल ऑफ इनकम इन अ ईयर। डेफिनेशन हमें बता रही है कि एक इकोनॉमी एक साल के लिए कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगी एक रिक्वायर्ड इनकम लेवल पर। यानी कि एक साल के अंदर, आने वाले साल के अंदर एक इकोनॉमी कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगी, या आने वाले साल में हम कौन सी चीज़ों की डिमांड करेंगे और वो चीज़ें कितनी होंगी। इकोनॉमी में मौजूद जितने भी सेक्टर हैं उनकी डिमांड आने वाले साल में क्या होगी। यहाँ पे जो नोट करने वाला पॉइंट है इस डेफिनेशन में वो है विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय। ठीक है, ये वाली पॉइंट, विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग। ठीक है, कि जिसमें तमाम सेक्टर्स प्लानिंग कर रहे होते हैं। मैं अगेन बात दोहरा रहा हूँ, यहाँ पर हम बात प्लानिंग की कर रहे हैं, यहाँ एक्चुअल डिमांड की बात नहीं कर रहे। हम आने वाले साल की डिमांड के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और एग्रीगेट डिमांड का ताल्लुक़ प्लानिंग से है, आपकी विश की हुई डिमांड से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स के हवाले से कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, या किन के मिलने से एग्रीगेट डिमांड बनती है। सबसे पहले है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, डिमांड स्टूडेंट तभी होगी ना जिस चीज़ के लिए आप कुछ खर्च करेंगे या खर्च करना चाहेंगे। ठीक है, उसी चीज़ की डिमांड होती है ना, उसी को आप फुलफ़िल करते हो या उसके लिए आप प्लान करते हो कि मैं उसके लिए खर्च करूँगा और उसे पूरा करूँगा। तो सबसे पहला क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि आपके अपनी ज़ात के ऊपर ख़र्च किए गए वो तमाम एक्सपेंडिचर, वो फाइनल एक्सपेंडिचर जिन्हें आप कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कुछ खाते पीते हैं, आप कुछ पहनते हैं, ठीक है, आप गाड़ी ख़रीदते हैं, ये आपके प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैं जो आपके अपने लिए हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आप अखराजात करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपया मौजूद है और आप उससे गाड़ी ख़रीद लेते हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपके पास 1 लाख रुपया है, आप उससे प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम सी से मेंशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम आई से मेंशन करेंगे। थर्ड है हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब एग्रीगेट डिमांड में तीसरा पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी शामिल होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चात करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल्स बनाती है, पुल और रोड्स वगैरह तामीर करती है। 4 पे है नेट एक्सपोर्ट्स, हमारी इकानोमी कितनी एक्सपोर्ट करती है। नेट एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है, इसको हम एक्स माइनस एम से मेंशन करेंगे, यानी कि हमारी इकानोमी कितना एक्सपोर्ट करती है। ये 4 कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड का फार्मूला जो होगा वो होगा एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम।
बेसिकली अभी हम एग्रीगेट डिमांड यानी कि एडी को सी प्लस आई से ही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ हम कंज्यूमर का ताल्लुक़ एडी इज़ इक्वल टू सी प्लस आई से है। क्योंकि हम गवर्नमेंट को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, ना गवर्नमेंट हमारी है, ठीक है, ना हम कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉमन कंज्यूमर की स्टूडेंट बात कर रहे हैं, ठीक है। ना हम यहाँ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ना हम यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, हम यहाँ पे सी प्लस आई की बात करते हैं, यानी कि हमारी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है और हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, हम उसके हवाले से एग्रीगेट डिमांड को समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड का फार्मूला अभी बेसिकली हमारे लिए क्या होगा, ए डी इज़ इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। अब हम इसको एक ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक शेड्यूल है जो मैंने बनाया है, जिसमें अगर आप पहले कॉलम में देखें तो इनकम है, दूसरे में देखें कंजम्पशन है, तीसरे में देखें इन्वेस्टमेंट है और चौथे में ए डी प्लस सी प्लस आई यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। मैं अगेन समझाने के लिए बात करने लगा हूँ कि हम बात प्लानिंग की कर रहे हैं, डिमांड की प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हम यहाँ एक्चुअल डिमांड की बात नहीं कर रहे। अगर हमारे पास ज़ीरो इनकम है तब हमारी कंजम्पशन 40 होगी, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 40 होगी, तो हमारा ए डी 80 हो जाएगा, सी प्लस आई करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आएगी कि हमारी इनकम ज़ीरो है तो हमारी कंजम्पशन 40 और इन्वेस्टमेंट 40 कैसे होगी। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखें, जब भी आपकी इनकम ज़ीरो भी होगी ना, तब भी आपको सर्वाइव करने के लिए, आपको सस्टेन रहने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए आपको कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप एक इकानमी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। 40 को मैंने सी बार से मेंशन किया है, सी बार को कहते हैं ऑटोनॉमस, ठीक है, ऑटोनॉमस, ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन हम इसको बोलेंगे, ठीक है, यानी कि ऐसी कंजम्पशन है जब आपके पास ज़ीरो इनकम हो, आप इसको तब भी करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी कि आपके पास, आप में से या हम में से बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर हैं, लोग हैं जिनके पास पैसा कभी कभी नहीं होता, इनकम हमारे पास नहीं होती, कि हमारा रोज़गार हमारे पास नहीं होता, लेकिन हम तब भी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं, हम कुछ ना कुछ पहन रहे होते हैं, हम कुछ ना कुछ घर में खा पी रहे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कि हमारी इनकम ज़ीरो है तो हम 40 इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, या हमारी 40 इन्वेस्टमेंट कैसे होगी। इन्वेस्टमेंट को भी हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको सर्वाइव करने के लिए आपको करना होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रेंट पे, इजी आपको समझाने के लिए एग्जांपल देने लगा हूँ, आप रेंट पे घर ले कर रह रहे हैं, ठीक है, एक रेंटेड हाउस आपके पास है, ठीक है, वो किस लिए है, क्योंकि आप सर्वाइव कर रहे हैं एक इकोनॉमी के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर आपको सर्वाइव करना है। चाहे आपकी इनकम ज़ीरो है तो आपने एक 40 यानी कि 40 रुपये के ऊपर एक घर, आपने इन्वेस्टमेंट 40 रुपये करके उसके ऊपर आपने एक रेंटेड हाउस लिया हुआ है, ठीक है। तो सर्वाइवल के लिए आपको इतनी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट करना होगी, चाहे आपकी इनकम ज़ीरो होगी। तो ऐसी कंजम्पशन और ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दूसरा, अगर आप इन्वेस्टमेंट के कॉलम में देखें तो तमाम इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हैं। वो कांस्टेंट क्यों हैं और ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगी, क्योंकि हम यहाँ पर अपने सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम अपनी वक्त गुजारी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा यानी कि गुजारा हो सके, ठीक है, हम उस इन्वेस्टमेंट की बात करें। अब हम सेकंड रो में हैं, जब आपकी इनकम 100 हो गई है तो आपकी कंजम्पशन 120 पर चली गई है, ठीक है। मैं फिर यहाँ बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअल नहीं है, हम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट 40 रहेगी, जैसे मैंने बताया वो कांस्टेंट है, क्योंकि आपने सर्वाइव करना है, आप सर्वाइवल कर रहे हैं। तो आपका ए डी सी प्लस आई कितना होगा, 160। आप थर्ड रो में आ जाएं, आपकी इनकम 200 हो गई,
ठीक है। आपकी कंजम्पशन भी 200 है, आपकी इन्वेस्टमेंट अगेन कांस्टेंट 40 है, तो आपका एडी 240 हो गया। नीचे रो में है जब आपकी इनकम 300 इंक्रीज़ कर गई, आपकी कंजम्पशन 280 हो गई। अब स्टूडेंट ये बात हमेशा याद रखें, जब भी आपकी बढ़ेगी तो आप ये नहीं करेंगे कि आप अपनी कंजम्पशन बढ़ा देंगे, यानी कि आप 30,000 कमा रहे हैं तो आप कभी भी नहीं ये कहेंगे कि मैं 40,000 खर्च करूं। आपकी कोशिश यही होगी कि आप उसे 30,000 के अंदर अंदर ही मैनेज कर लें, ठीक है। तो आप कि अगर 300 इनकम है तो आपकी कंजम्पशन 280 है, आपकी इन्वेस्टमेंट 40 है, ठीक है। आपका टोटल एडी 320 हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपकी इनकम 400 है, आपकी कंजम्पशन 360 है, आपकी इन्वेस्टमेंट 40 है, तो आपका एडी 400 ही है। यानी कि आप जितने कमा रहे हैं आपकी कोशिश होगी कि मैं उसी के अंदर ही अपना गुजारा कर लूँ, मैं उसी के अंदर ही अपना गुजर बसर कर लूँ। आपकी डिमांड है आपकी इनकम के बराबर ही होंगी। आप सोचेंगे कि जितना मैं कमा रहा हूँ मैं उतने की ही ख्वाहिश करूँ। इसके लिए वो एक मतलब कहावत भी है ना, एक सेइंग भी है कि अपनी चादर देखकर पाँव फैलाओ, ठीक है। चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए, ठीक है। ये हमने एक एग्रीगेट डिमांड का स्केड्यूल क्रिएट किया जिसमें हमने ज़ीरो इनकम से लेकर 400 इनकम मेंशन करके हमें अपनी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपना एडी काउंट किया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मैंने कहा है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि हम सर्वाइव कर रहे हैं। हम ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि ऑटोनॉमस है, ठीक है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको हमारे सर्वाइवल के लिए हम अपने आप को सस्टेन रखने के लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व की कि एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे काम करेगा। ये हमारे सामने है एग्रीगेट डिमांड कर्व, जिसमें मैंने वाई बार पे देखें आपकी इनकम ली है जो पहले पॉइंट पे 0 है, फिर 100 है, फिर 200, फिर 300, 400 एंड 500 और ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मैंने आपकी कंजम्पशन को लिया है, ठीक है, और कांस्टेंट आई आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप पॉइंट 0 पर देखें, जब आपकी इनकम 0 थी तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 40 ही रहेगी, ठीक है। जैसे हमने पीछे अपने स्केड्यूल में देखा वो 40 रहेगी, ठीक है। आपकी अगर इनकम 100 हो गई है तो आप देखें आपका जो आई वाला जो बार है वो कांस्टेंट आगे बढ़ रहा है, उसमें कोई फ्लक्चुएशंस ऊपर नीचे नहीं हो रही, ठीक है। वो कांस्टेंट है, उसके आगे मैंने लेड पेंसिल से लिखा हुआ है कि वो कांस्टेंट है। आप 200 पे देखें वो सेम पोजीशन में है, आप 300 पे देखें वो सेम पोजीशन में है, आप 400 पे देखें वो सेम पोजीशन में है, उसमें कोई भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस नहीं आ रही, ठीक है। जो आई बार है वो सेम एक ही रॉ में एक ही सतह पर सफ़र कर रहा है क्योंकि वो कांस्टेंट है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई क्योंकि हम उससे सर्वाइवल कर रहे हैं, हम उसे सिर्फ सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और आप अगर ज़ीरो इनकम आपकी ज़ीरो है तो आप कंजम्पशन देखें जो एस पॉइंट पर है वो भी 40 है, ठीक है। एस पॉइंट को मैंने मेंशन किया हो, ये आपकी कंजम्पशन है यानी कि 0 से 40 पर, ठीक है। एस पॉइंट आपको बता रहा है कि आपकी अगर इनकम 0 है तो आपकी कंजम्पशन एस है यानी कि 40 है। अब हम बात करते हैं कि एडी कैसे हम काउंट करेंगे। तो स्टूडेंट 0 से पॉइंट एस तक ये हमारी 0 से पॉइंट एस तक ये हमारी कंजम्पशन है और यही हमारी इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है, जो कि 40 है। अब एडी हमने कैसे काउंट किया? एडी का फार्मूला था C प्लस आई। अब 0 से S तक हमारी क्या है? कंजम्पशन है, ठीक है। अगर हम इसमें इतनी ही ऐड कर दें अपनी कंजम्पशन के साथ, हम इसमें इतनी ही ऐड कर दें इन्वेस्टमेंट, तो आपका एडी, ठीक है, वो आप देखें ऊपर मैंने
एडी को मेंशन किया हुआ है वो बढ़ जाएगा, ऊपर की जानब सफ़र करेगा। अब पॉइंट एस पर आपने देखा कि 0 पर आपकी जो कंजम्पशन थी वो एस पॉइंट पर 40 थी। 100 पर देखें मैंने वो सी आगे मेंशन किया हुआ है कंजम्पशन के लिए डॉट्स लगा के, ठीक है, कर्व को, वो आगे बढ़ता जा रहा है। आप देखें जैसे 200 है वो आगे बढ़ता जा रहा है, 300 पे, 400 पे, 500 पे आपका जो सी कर्व है वो आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ऊंचाई की जानब सफ़र कर रहा है। लेकिन आपका जो आई है कर्व है वो कांस्टेंट है, वो सेम है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। लेकिन आपका जो सी कर्व है वो आप देखें पहले एस पॉइंट पे था, फिर नेक्स्ट आप देखें कि वो ऊपर की जानब सफ़र कर रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो एडी क्या था, सी प्लस आई, 0 से एस तक हमारी कंजम्पशन है। इतना ही अगर हम इसमें ऐड इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वो हमारा एडी काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमेशा आपने याद रखना है कि एडी और आपका जो कंजम्पशन है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, आपके एडी और आपकी कंजम्पशन के दरमियान, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन एडी एंड सी इज़ ऑलवेज़ कांस्टेंट, ठीक है। एडी और सी के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा एंड दैट डिफरेंस इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। उस डिफरेंस को हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे, ठीक है। तो सिंपल अगेन मैं इसको समझा देता हूँ। जब आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट थी, आपकी कंजम्पशन 40 थी, आपकी इन्वेस्टमेंट भी 40 थी। 100 पर आपकी कंजम्पशन ऊपर की जानब बढ़ रही है लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। 200, 300, 400 पर भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है लेकिन आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है। और इन दोनों के जो डिफरेंस है, ठीक है, एडी और सी का, इसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। और एडी को काउंट करने के लिए हमने 0 से एस तक कंजम्पशन किया है, इतना ही अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे तो वो हमारा एडी हो जाएगा, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो ये मैंने बहुत आसान तरीके से स्टूडेंट आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्रीगेट डिमांड कर्व की मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। इसमें हम प्लानिंग की बात करते हैं, इसमें हम विश करते हैं कि हमारी इतनी इनकम होगी तो हमारी कितनी डिमांड होगी, हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।